हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मापनी। इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है और जब भी आप ड्राइंग शीट पे किसी वस्तु के ड्राइंग को बनाते हैं, चाहे वस्तु के रूप में आपका ब्रिज हो या नाली हो या बिल्डिंग हो या किसी मशीन की जब हम लोग ड्राइंग बनाते हैं तो हम स्केल का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कहाँ करते हैं इसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई 12 फीट है और चौड़ाई एज्यूम करें 30 फीट है। तो 12 फीट ऊंचा और 30 फीट चौड़ा, इसको हम यदि अपने ड्राइंग शीट में बनाने की कोशिश करें तो ड्राइंग शीट में ये नहीं हो पाएगा। तब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारी ड्राइंग 12 फीट की नहीं होती। या सपोज करें आपको एक रोड बनाना है और उस रोड की लंबाई एज्यूम करें आपको गोरखपुर से दिल्ली तक का रोड बनाना है और यहाँ से दूरी है 1000 किलोमीटर। तो 1000 किलोमीटर की दूरी को हम अपने ड्राइंग शीट पर नहीं दिखा सकते हैं। तब कैसे दिखाएंगे? तब उसको दिखाने के लिए हम स्केल का प्रयोग करते हैं। आप देखते होंगे जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एज्यूम करते हैं माना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो एज्यूम कीजिए जैसे 1000 किलोमीटर की दूरी है, यदि हम एज्यूम करें माना 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर, तो आप 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे तो 10 सेंटीमीटर की लाइन को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि वह 1000 किलोमीटर है, क्योंकि वहां पे हमने एक स्केल माना हुआ है। वो स्केल क्या है? 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। तो हम क्या कर रहे हैं? हम चीजों को कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं? उसको कन्वर्ट करने के लिए हम एक टर्म इसमें पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं कन्वर्जन टेबल। उस कन्वर्जन टेबल के आधार पे हम किसी भी डेटा को दूसरे में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं सीखते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि मापनी क्या होती है। तो मापनी एक ऐसी टेक्निक है जिसकी सहायता से हम छोटी वस्तु को बड़ा करके और बड़ी वस्तु को छोटा करके दिखाते हैं। कैसे सीखते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक सुई है, उसकी हमें ड्राइंग बनानी है। सुई बहुत छोटी होती है, इंजेक्शन बहुत आपका छोटा है, तो उस सुई का हम लंबाई एज्यूम करें कि वो 50 mm की सुई है, तो 50 mm की लंबाई को नापना थोड़ा सा छोटा है। और उसकी मोटाई एज्यूम करें, मोटाई 1 mm है, तो 1 mm को भी हम ड्राइंग यदि ऐसे 1 mm कैसे लाइन खींच दें तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो हम क्या करते हैं, उस ड्राइंग को बड़ा करके दिखाते हैं। छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाते हैं और बड़ी वस्तु को छोटा करके दिखाते हैं। इस टेक्निक को, छोटी को बड़ा करना और बड़ी को छोटा करना ही हम लोग मापनी कहते हैं, स्केल कहते हैं। कैसे करेंगे? इसको करने के लिए आप देख सकते हैं कि कुछ BIS के अनुसार स्टैंडर्ड बनाए गए हैं जिसके आधार पे हम छोटी वस्तु को बड़ा करके और बड़ी वस्तु को छोटा करके दिखाते हैं। तो मापनी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम छोटी वस्तु को बड़ा करके और बड़ी वस्तु को छोटा करके दिखाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि मापनी कितने प्रकार की होती है। मापनी के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्केल। टाइप्स ऑफ स्केल। तो स्केल को हम लोग क्लासिफाई करते हैं 6 भागों में। 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा होता है? सबसे पहला है साधारण मापनी, इसे बोलते हैं सिंपल स्केल। साधारण मापनी, इसे बोलते हैं सिंपल स्केल। और दूसरा है विकर्ण मापनी, इसे बोलते हैं डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल। अगला है वर्नियर मापनी,
इसे बोलते हैं वर्नियर स्केल। अगला समपरिमाण मापनी, इसे बोलते हैं आइसोमेट्रिक स्केल। अगला है जीवा मापनी, इसे बोलते हैं कॉर्ड स्केल। और अंतिम है तुलनात्मक मापनी, इसे बोलते हैं कंपैरेटिव स्केल। जितनी ड्राइंग आप बनाते हैं सब में हम स्केल का प्रयोग अवश्य करते हैं, जिसके आधार पे हम ड्राइंग को आसानी से बना सकते हैं। तो इन्हीं 6 के बारे में हम लोग समझेंगे और उसके आधार पर ड्राइंग बनाने की कोशिश करेंगे। 2 टर्म्स को आप लोग दे सकते हैं, सिंपल स्केल और डायगोनल स्केल। यही 2 आपके बोर्ड के हिसाब से सिलेबस में है, आपके बीटी की सिलेबस के अनुसार है, बाकी आपके सिलेबस में अभी नहीं है। लेकिन जानना आपको सभी आवश्यक है कि ड्राइंग हम लोग कैसे बनाते हैं। हमने आपसे कहा था एक स्केल परचेज करने के लिए, आप जानते हैं उस स्केल में क्या होता है, आप देख सकते हैं सेंटीमीटर और मिलीमीटर दोनों को आप नाप सकते हैं। उसमें 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो स्केल की सहायता से जो आप स्केल खरीदे हुए हैं वो आपका 1 सेंटीमीटर में 10 mm नापता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल स्केल। वही स्केल कैसे बना हुआ है उसको बनाना हम लोग सीखेंगे। तो जहां पर सेंटीमीटर और मिलीमीटर को दिखाया जाए तो उसे हम लोग सिंपल स्केल कहेंगे। यानी सेंटीमीटर मिलीमीटर को समझने के लिए आप एक कन्वर्जन टेबल होता है, उस कन्वर्जन टेबल के आधार पर हम लोग समझेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि सिंपल स्केल में 2 मात्रक को दिखाया गया। देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर है और मिलीमीटर है, तो जहां पर 2 मात्रक को, और वो मात्रक कैसा होना चाहिए, लगातार। लगातार का क्या मतलब, अभी आपको हम कन्वर्जन टेबल के आधार पर बताते हैं। जहां पे 2 मात्रक को दिखाया जाएगा उसे हम लोग सिंपल स्केल कहेंगे। और विकर्ण मापनी का प्रयोग तब करते हैं जहां पे हमें 3 मात्रक को दिखाया जाए, और वो मात्रक कैसा होगा, लगातार। लगातार का मतलब कन्वर्जन टेबल से होगा, अभी आपको बताते हैं। अगला है वर्नियर मापने। वर्नियर कैलिपर आप लोगों ने देखा होगा, और उस पर हम लगातार 4 मात्रकों को प्रदर्शित करते हैं। लगातार 4 मात्रक को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन इसका प्रयोग तब करेंगे जब हम लोग ड्राइंग को 2 डायमेंशन बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट 3D में होती है। जैसे आप किसी कार को देखिए तो कार आपको 3D में दिखाई देगा, लेकिन जब हम उसकी ड्राइंग बनाते हैं तो 3D में ड्राइंग बनाना थोड़ा हमारे लिए कठिन होता है। तो हम क्या करते हैं, 3D ऑब्जेक्ट को 2D में कन्वर्ट करते हैं, 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करते हैं। और उस कन्वर्ट करने के लिए हमें आइसोमेट्रिक स्केल का प्रयोग करना पड़ता है। आइसोमेट्रिक का प्रयोग कब करते हैं, 3D में ड्राइंग बनाने के लिए, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए। 3 डायमेंशनल का मतलब जिसके पास लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों। अगला है जीवा मापनी। हमने आपको एक टर्म कहा था परचेज करने के लिए, चांदा। प्रोटेक्टर खरीदने के लिए आपसे कहा गया था, तो वो प्रोटेक्टर के जगह पे हम, प्रोटेक्टर कैसे बना हुआ है, वो आपका जीवा मापनी से बना हुआ है। यदि आप जीवा मापनी बना लेते हैं तो आप किसी भी एंगल को आसानी से खींच सकते हैं। कैसे बनता है वो आपको बताया जाएगा। तो जीवा मापनी का प्रयोग कहाँ करते हैं, एंगल को नापने के लिए, कोण को नापने के लिए जीवा मापनी का प्रयोग करते हैं। और अंतिम है तुलनात्मक कंपैरेटिव स्केल। कंपैरेटिव स्केल का प्रयोग कब करेंगे, जब 2 वस्तुओं की आपस में तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है, तो वहां पे हम कंपैरेटिव स्केल का प्रयोग करते हैं। जैसे आप किसी वस्तु को तौलते हैं,
वेटिंग मशीन से आप उसको तौलते हैं तो कैसे नापते हैं, देखिए आप क्या करते हैं, एक साइड 1 किलो का यहाँ पे बाट रख दिए हैं और यहाँ पर 1 किलो की कोई वस्तु रख दिए हैं, दोनों में आप क्या करते हैं, कंपैरिजन, तुलना करते हैं, यही दोनों लेवल आपस में बराबर होगा तो उसे हम लोग कंपैरेटिव स्केल के अंतर्गत रखेंगे, यानी हम कहते हैं कि वह जो वस्तु है वह 1 किलो की होगी, तो वहां पे हम क्या करते हैं, दोनों वस्तुओं के बीच में आपस में तुलना करते हैं, तो इसे हम लोग तुलनात्मक मापनी कहेंगे। तो 1 बाय 1 सबके बारे में डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग सिंपल स्केल देखेंगे, फिर डायगोनल देखेंगे, उसके बाद आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। आपको एक टर्म बताया जा रहा था कि ये शब्द क्या है, लगातार, तो लगातार शब्द को समझने के लिए आप एक कन्वर्जन टेबल के बारे में जानेंगे। कन्वर्जन टेबल, यदि आप ये जान गए तो आप किसी भी मात्रक को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे होता है देखते हैं। जैसे यदि हम आपसे पूछें कि बताइए 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तो आप बता देते हो 10। हमने पूछा आपसे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो आप बोलोगे 100। लेकिन पूछा बताइए 1 हेक्टोमीटर में कितना डेकामीटर होता है, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन यदि आप इस ट्रिक को समझ गए तब आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। इसे हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन टेबल। कन्वर्जन टेबल को हम लोग समझेंगे। आपको एक सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। वो सीक्वेंस क्या है, जैसे आप बोलते हो ABCDEF, यह एक सीक्वेंस है। उसी प्रकार से एक कन्वर्जन टेबल का एक सीक्वेंस होता है, वो हमें याद करना पड़ेगा। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। देखिए क्या होता है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। ऐसे होता है। हम किसी भी यूनिट को आपस में कन्वर्ट, जैसे आपको जब मिली, ये तो मीटर का था, ऐसे मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टाग्राम और किलोग्राम, आप किसी भी यूनिट को आपस में कन्वर्ट करें। यदि आपको लंबाई को नापना होगा तो आप मीटर को लगाइएगा, यदि आपको किसी वस्तु के वजन को वेट को तौलना होगा तब आप वहां पे ग्राम लगाएंगे। तो यहाँ जहां जहां यम यम लिखा है वहां क्या लिख देंगे, जी फॉर ग्राम। कैसे कन्वर्जन होता है, इसके सामने आप एक शब्द लिखेंगे 1, इसमें लिखेंगे 10। आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, यहां पे लिखेंगे हम 10 का स्क्वायर यानी 100, इधर लिखेंगे 10 का क्यूब 1000, फिर 10 पावर ऑफ 4 10,000, 10 पावर ऑफ 5 1,00,000, फिर 10 पावर ऑफ 6 10,00,000। ऐसे हमने लिख दिया। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर। तो आपको पता ही है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, लेकिन इसको आपने रट लिया है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये आपने रट लिया है। कैसे आया है याद कीजिएगा, इस ट्रिक के आधार पे आप कर सकते हैं। कैसे, हमने पूछा आपसे 1 मीटर में, मीटर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये है आपका मीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, यहाँ पे आपको सेंटीमीटर दिख रहा है। करते क्या हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिर्यक गुणा करते हैं। आप लोगों को मैथमेटिक्स में आता होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जैसे x अपॉन वाई इक्वल टू 3/4, तो हम 3 का गुणा यहाँ करते हैं, 4 का गुणा इधर करते हैं, तो यहाँ पर भी वही काम हम लोग करेंगे। लिख सकते हैं 4x इक्वल टू 3y, तो वही काम इधर भी करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, कैसे होगा देखिए, लिख सकते हैं हम लोग, चूंकि 10 मीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। देखिए
10 का गुणा मीटर में कर लिया और 1000 को सेंटीमीटर खा लिया, तो 10 मीटर बराबर 1000, तो 0 से 0 कट जाएगा, हो जाएगा आपका 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से आता है। इसके आधार पे हम किसी भी टेबल को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे, एक और एग्जांपल देते हैं आपको। पूछा गया आपको, बताइए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, एक छोटा सा क्वेश्चन कि 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, तो हम लोग कन्वर्ट करेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे मीटर लिखा है, यहाँ पे आपको मीटर दिखाई दे रहा है, मीटर हो गया, और आपको मिलीमीटर है, ये आपको मिलीमीटर दिखाई दे रहा है। इसके सामने 1 और इसके सामने 1000, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसका वहाँ करेंगे, यानी 1 मीटर में 1000 mm होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 मीटर में 1000 mm होता है। तो आप इस टेबल की सहायता से किसी भी चीजों को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए और भी क्वेश्चन एक आध देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है, जैसे कहा गया, बताइए 1 हेक्टोमीटर में कितना डेसीमीटर, हेक्टोमीटर और डेसीमीटर। तो देखिए यहाँ पे आपको हेक्टोमीटर दिख रहा है, यहाँ पे आपको डेसीमीटर दिख रहा है, दिख रहा होगा। हेक्टोमीटर एच एम का मतलब एच फॉर हेक्टो, एम फॉर मीटर, डी फॉर डेसी, एम फॉर मीटर। तो 1 हेक्टोमीटर में कितना डेसीमीटर, तो आप यहाँ का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसको इधर लिखेंगे, यानी 1 लाख डेसीमीटर बराबर, तो लिखेंगे हम लोग, क्योंकि 100 हेक्टोमीटर बराबर 1 लाख, 1 लाख डेसीमीटर। तो आप देख सकते हैं 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा आपका 1 हेक्टोमीटर में 1000 डेसीमीटर। तो हम किसी को भी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। आपसे पूछा गया, बताइए 1 डेकामीटर में कितना डेसीमीटर, डेकामीटर और डेसीमीटर। तो हम डेका को डेसी में, यहाँ पे देखिए 100, डेसी के सामने 100 लिखा है, डेका के सामने 10,000 लिखा है, तो चूंकि 100 डेकामीटर बराबर 10,000 डेसीमीटर, तो यहाँ पे 100 से कट गया, आप बोलेंगे 1 डेकामीटर में 100 डेसीमीटर होता है। तो ये कन्वर्जन का तरीका है जिसका प्रयोग आप स्केल में देखेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन टेबल। आपसे कहा गया था कि जब आपसे लगातार 2 मात्रक के बारे में पूछा जाए, आपको देखिए जैसे इन दोनों में लगातार कहें तो मिलीमीटर सेंटीमीटर क्या है, लगातार है। जैसे मिलीमीटर और डेकामीटर को हम लगातार नहीं कहेंगे, लेकिन मिलीमीटर सेंटीमीटर को लगातार कहेंगे। ऐसे देखिए सेंटीमीटर डेसीमीटर, डेसीमीटर मीटर, मीटर डेकामीटर, डेकामीटर हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर किलोमीटर। जब आपसे लगातार 2 मात्रक के बारे में पूछा जाता है तब आप सिंपल स्केल का प्रयोग करते हैं, और जब आपसे लगातार 3 मात्रक के बारे में पूछा जाए, मतलब क्या हुआ, मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर, सेंटीमीटर डेसीमीटर मीटर, डेसीमीटर मीटर डेकामीटर, मीटर डेकामीटर हेक्टोमीटर, डेकामीटर हेक्टोमीटर किलोमीटर। जब भी आपसे लगातार 3 मात्रक को प्रदर्शित करने के लिए किया जाए तब आप विकर्ण मापनी का, डायगोनल स्केल का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जब आपसे लगातार 4 मात्रक के बारे में पूछा जाएगा तब आप वर्नियर स्केल का प्रयोग करते हैं। तो यदि आप उस स्केल को नहीं जानते हैं तो कन्वर्ट आप नहीं कर पाएंगे और स्केल के क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व नहीं कर सकते। तब आपको ये जानना बहुत ही अति आवश्यक है। तो सीखते हैं हम लोग, ये क्या होता है, सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि मापनी से संबंधित टर्म्स, मापनी से संबंधित पद। कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो जिसकी सहायता से ही आप स्केल को बना सकते हैं, टर्म्स रिलेटेड विद स्केल। कुछ टर्म्स ऐसे हैं, उसको देखेंगे। कौन कौन से टर्म्स होते हैं, सबसे पहला होता है
निरूपक भिन्न, इसे बोलते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, निरूपक भिन्न, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं आरएफ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, आरएफ। आरएफ होता क्या है समझेंगे। आपको पता है कि जब हम किसी ड्राइंग को बनाते हैं तो ड्राइंग में क्या करते हैं, चीजों को छोटा या बड़ा करके दिखाते हैं। तो निरूपक भिन्न भी क्या होता है, एक अनुपात होता है लंबाई का। मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए हम एज्यूम करते हैं कि माना कोई वस्तु 100 मीटर की है तो उसको हम 1 सेंटीमीटर से दिखाते हैं। ये हम मानते हैं स्केल में कि माना 100 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो ये 100 मीटर कहाँ पे, ये वास्तव में 100 मीटर का होगा, ये वास्तव में होगा, तो उसको हम लोग ड्राइंग में दिखाएंगे। ड्राइंग में उसको 1 सेंटीमीटर की लाइन खींची, यानी आपने 1 सेंटीमीटर की यदि लाइन खींच दिया तो आप कहोगे कितने का है, ये है तो 100 मीटर का, लेकिन खींच कितना रहे हम लोग 1 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, यूनिट को, मात्रक को आपस में कन्वर्ट करते हैं। इसे कन्वर्ट करने के अनुपात को निरूपक भिन्न कहा जाता है। तो निरूपक भिन्न बराबर होता है आरएफ बराबर, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है समझेंगे इसको। ड्राइंग में वस्तु की बीमा अपॉन वस्तु की वास्तविक बीमा, ड्राइंग में वस्तु की बीमा अपॉन वस्तु की वास्तविक बीमा। मतलब क्या हुआ, जैसे हम एग्जांपल के तौर पर बोलते हैं, माना 100 किलोमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। हम 10 सेंटीमीटर की लाइन यदि खींचेंगे ड्राइंग में तो वो 100 किलोमीटर का होगा। मतलब क्या हुआ, तो उसका आरएफ निकालते हैं। तो आप बोलोगे कि आरएफ बराबर क्या होता है, ड्राइंग में वस्तु की बीमा अपॉन वस्तु की वास्तविक बीमा। तो ड्राइंग में देखिए कितना है, ड्राइंग में है 10 सेंटीमीटर, तो यहां लिखेंगे हम लोग 10 सेंटीमीटर। वास्तव में कितना है, 100 किलोमीटर। आरएफ एक अनुपात है, तो अनुपात होगा तो इसका कोई मात्रक नहीं होता। जब मात्रक नहीं होता इसका मतलब ऊपर और नीचे के जो यूनिट होने चाहिए वो आपस में सेम होना चाहिए। तो आपको पता करना पड़ेगा कि 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। कैसे पता करेंगे, कन्वर्जन टेबल याद कीजिए, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। यहां लिखेंगे 1, 10, स्क्वायर, क्यूब, 4, 5, 6, ऐसे लिख सकते हैं, 10 के पावर के रूप में है। क्या कन्वर्ट करना है आपको, किलोमीटर से सेंटीमीटर में। ये आपका किलोमीटर दिख रहा है, इधर आपको सेंटीमीटर दिख रहा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको हो जाएगा 10 किलोमीटर बराबर 10 पावर ऑफ 6। 10 किलोमीटर बराबर 10 पे पावर ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो ये 10 कट जाएगा, ये आपको हो जाएगा 1 किलोमीटर में 10 पावर ऑफ 5 सेंटीमीटर। हम कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आरएफ निकालने के लिए, आरएफ बराबर ऊपर हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, नीचे आपका 100। अब जहां किलोमीटर लिखा है उस किलोमीटर के सामने क्या लिखेंगे, 10 के पावर ऑफ 5, 10 के पावर ऑफ 5 सेंटीमीटर। आपने कहा है कि आरएफ का कोई भी मात्रक नहीं होता, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो आरएफ इक्वल टू 10 से ये 0 कट गया, ये होगा 1/10 पावर ऑफ 6, ये इसका हो जाएगा आरएफ। तो आरएफ हम लोग निकाल सकते हैं। तो आरएफ बराबर क्या होता है, ड्राइंग में वस्तु की बीमा अपॉन वस्तु की वास्तविक बीमा। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे हम शब्द बीमा की बात कर रहे हैं। बीमा में आपकी लंबाई भी आती है, बीमा मतलब कुछ भी हो सकता है, लंबाई भी हो सकती है, समय भी हो सकता है, और ग्राम भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है।
कैसे दिखाएंगे? देखिए, कन्वर्जन टेबल हमें एक चीज और याद रखना पड़ेगा कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, ये हम लोगों को पता है। यानी 3 मात्रक आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन सा? घंटा, मिनट और सेकंड। 3 चीज आपको दिखाई दे रही है, घंटा, मिनट और सेकंड। इसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे हम लोग यदि ये माने कि माना 1 घंटा बराबर 1 सेकंड, तो हमें आरएफ निकालना पड़ेगा। तो 1 घंटा, तो ड्राइंग में 1 सेकंड और वास्तव में कितना है? 1 घंटा। तो 1 घंटे में कितना सेकंड होता है? 3600। तो हो जाएगा आपका 1 सेकंड बटे 1 गुणे 3600, 3600 सेकंड। सेकंड से सेकंड कट जाएगा, यहाँ हम लोग निकालेंगे आरएफ इक्वल टू 1 बटे 3600। तो आरएफ क्या है? आरएफ एक अनुपात होता है ड्राइंग में वस्तु की विमा और वस्तु की वास्तविक विमा का एक अनुपात होता है। तो जब भी आप स्केल बनाएंगे तो सबसे पहले आप आरएफ को कैलकुलेट करेंगे। अब इसके आधार पर यदि हम आरएफ के आधार पर क्लासिफाई करें कि स्केल कितने प्रकार का होता है, तो आरएफ के आधार पर स्केल 3 प्रकार का होगा। मतलब क्या हुआ? हो सकता है कि आरएफ की वैल्यू इक्वल टू 1 हो, या आरएफ की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, या आरएफ की वैल्यू लेस देन 1 हो। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि यदि आरएफ की वैल्यू 1/500 है तो वह स्केल कैसा होगा? तो स्केल को हम लोग पहचानते हैं, सोचेंगे। आरएफ बराबर क्या होता है? ड्राइंग में वस्तु की विमा अपॉन वस्तु की वास्तविक विमा। यदि इसकी वैल्यू 1 हो जाए, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा वस्तु की वास्तविक विमा बटे उसकी, और उसकी ड्राइंग में विमा आपस में बराबर होगी। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ये ब्लॉक आपको बनाना है, ये हमने कहा कि 10 सेंटीमीटर का है, तो 10 सेंटीमीटर की लाइन हम अपने ड्राइंग शीट में खींच सकते हैं। इसका मतलब वह आपका नॉर्मल स्केल होगा जहां पे वस्तु की लंबाई और ड्राइंग में उस वस्तु की लंबाई आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो जब आरएफ की वैल्यू 1 होती है तो उसको बोलते हैं नॉर्मल स्केल, उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल स्केल, या उसको बोलते हैं फुल साइज स्केल। जब आरएफ की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, 1 से ज्यादा कब होगा? जब ऊपर वाला ड्राइंग में वस्तु की विमा ज्यादा होगी और नीचे वाले की कम होगी। इसका मतलब ड्राइंग की साइज को हम क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो उसे बोलते हैं इनलार्जिंग स्केल। इसको बोलते हैं दीर्घकरण मापनी, दीर्घकरण मापनी, इनलार्जिंग स्केल। और यदि आरएफ की वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या हुआ? ड्राइंग में वस्तु की विमा क्या होगी? छोटी होगी और वस्तु की वास्तविक विमा बड़ी होगी। तो इसको बोलेंगे क्या? लेस देन 1 होगी, तो उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग स्केल। इसे बोलते हैं लघुकरक मापनी, रिड्यूसिंग स्केल। तो स्केल भी 3 प्रकार का, आरएफ के आधार पर 3 प्रकार का। कौन कौन सा? फुल साइज स्केल, इनलार्जिंग और रिड्यूसिंग। आपसे कहा गया कि आरएफ की वैल्यू 1/500 है, तो 1/500 क्या होता है? 1 से छोटा होता है, और जब छोटा होता है तो कौन सा स्केल होगा? रिड्यूसिंग स्केल होगा। यदि पूछा गया कि आरएफ की वैल्यू 18/5 है, 18/5, तो ये कैसा होगा? तो 18/5 क्या होता है? 1 से ज्यादा होता है, तो वह आपका इनलार्जिंग स्केल होगा। इसका मतलब आरएफ के आधार पर स्केल को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं, फुल साइज स्केल, इनलार्जिंग स्केल और रिड्यूसिंग स्केल। तो जब भी ड्राइंग मापने के बारे में आपको से पूछा जाता है तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करते हैं? आरएफ मतलब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, निरूपक भिन्न। आरएफ बराबर होता है ड्राइंग में वस्तु की लंबाई अपॉन वस्तु की वास्तविक लंबाई। जब हम ड्राइंग को बना लेते हैं, आरएफ को निकाल लेते हैं, तब हमें निकालना पड़ता है दूसरा, मापने की
अधिकतम क्षमता, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ स्केल, अधिकतम क्षमता, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ स्केल, मापने की अधिकतम क्षमता क्या है। जैसे आप देखते हैं कि स्केल आपने दो प्रकार का परचेज किया हुआ, एक 15 सेंटीमीटर का होता है, एक 30 सेंटीमीटर का होता है। तो यह 15 और 30 क्या है, यह इसकी अधिकतम क्षमता होती है कि हमारे स्केल से एक बार में अधिकतम हम 15 सेंटीमीटर ही नाप सकते हैं या 30 सेंटीमीटर ही नाप सकते हैं। तो यह इसकी अधिकतम क्षमता होती है, मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपसे दिया जाता है कि मैक्सिमम कैपेसिटी इतना होना चाहिए स्केल की, या कभी हम लोग एज्यूम भी करते हैं। जैसे कहा गया एक ऐसा स्केल बनाइए जो अधिकतम 500 किलोमीटर को नाप सके, तो यह इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी। लेकिन ऐसे भी कहा जाए एक ऐसा स्केल बनाइए जो कम से कम 496 किलोमीटर को नाप सके, कम से कम। इसका मतलब क्या हुआ कि 496 से यदि वो ज्यादा होगा तभी वो नाप सकता है, यानी इसकी क्षमता हो या तो 500 हो जाए, 600 हो जाए, 700 हो जाए, यानी इससे यदि ज्यादा ही होगा तभी हम लोग नाप सकते हैं। इसको एक नंबर के रूप में लेंगे, 500, 600, 700, कुछ डेटा हमें एज्यूम करना पड़ता है। तो मापने की अधिकतम क्षमता कभी कभी क्वेश्चन में दिया जाता है और कभी कभी हम लोग एज्यूम करते हैं। तीसरा हम निकालते हैं मापने की लंबाई, मापने की लंबाई, इसे बोलते हैं लेंथ ऑफ स्केल, LOS, लेंथ ऑफ स्केल। मापने की लंबाई कैसे निकलती है, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होता है, RF इंटू अधिकतम क्षमता, मैक्सिमम कैपेसिटी। यह क्या बताता है, यह आपके स्केल, जब आप ड्राइंग शीट पे ड्रॉ करते हैं तो स्केल की लंबाई को प्रदर्शित करता है कि स्केल कितना लंबा आप खींचेंगे। तो LOS बराबर होता है RF इंटू अधिकतम क्षमता। इसके आधार पर हम लोग ड्राइंग बनाएंगे। कैसे बनता है देखते हैं। थोड़ा रोक दीजिए, पॉज कर दीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि स्केल कैसे बनाया जाता है। ये स्केल बनाने के कुछ प्रोसेस हैं कि 3 चीज़ों को आपको कैलकुलेशन करना होगा। सबसे पहले RF निकालेंगे, फिर हम मापने की अधिकतम क्षमता निकालेंगे, फिर हम लेंथ ऑफ स्केल निकालेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि स्केल बनता कैसे है, बना करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल स्केल के बारे में, साधारण मापनी, सिंपल स्केल, साधारण मापनी बनाने की विधि। सिंपल स्केल कैसे बनता है, इस मेथड को हम लोग समझेंगे। कुछ स्टेप है। सबसे पहला स्टेप याद रखेंगे सभी लोग कि सबसे पहला स्टेप है कि हम एक आयत बनाते हैं जिसकी लंबाई सर्वप्रथम एक आयत बनाते हैं, रेक्टेंगल आयत बनाते हैं जिसकी लंबाई LOS, लेंथ ऑफ स्केल के बराबर तथा चौड़ाई 20 mm होती है। सबसे पहले आप एक आयत बनाएंगे जिसकी लंबाई कितनी होगी, LOS के बराबर होगी और चौड़ाई कितनी होगी, 20 mm। कैसे बनता है देखिए, एक लाइन आप खींचेंगे HB पेंसिल से, एक आयत बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे। आपको पता है आयत में आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक आयत बनाएंगे जिसकी लंबाई LOS के बराबर होगी और चौड़ाई कितनी होगी, 20 mm होगी। ये स्टेप 1 हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं,
स्टेप 1 के बाद हम दूसरे स्टेप पे चलेंगे, स्टेप 2। LOS को अधिकतम क्षमता के अनुसार, अधिकतम क्षमता मैक्सिमम कैपेसिटी, अधिकतम क्षमता के अनुसार कैपिटल N भागों में विभाजित करते हैं, विभाजित करते हैं तथा बाएं से एक ब्लॉक को छोड़कर इसका नाम 0, 1, 2 so on, लास्ट में आपको आ जाएगा n-1 लिखते हैं। क्या करते हैं हम लोग, इसको कैपिटल N भागों में डिवाइड करते हैं। कैपिटल N भाग मतलब क्या हुआ कि अधिकतम क्षमता जितना कहा जाएगा, मतलब क्या हुआ, जैसे आपसे कहा जाए अधिकतम क्षमता 5 किलोमीटर है, तब आप इस रेखा को 5 भागों में डिवाइड करेंगे। रेखा का नाम यदि मान लीजिए हमने दे दिया AB, तो AB रेखा को आप 5 भागों में डिवाइड करेंगे, 5 बराबर भागों में, 5 भागों में डिवाइड करेंगे। कैसे करते हैं देखिए, जैसे कहा जाए कि यह एक रेखा है, इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड करना है, तो क्या करते हैं आप, कंपास में आधे से अधिक दूरी लेकर के ऊपर और नीचे आर्क लगाते हैं, और वही सेम दूरी से इधर और इधर लगाते हैं, और दोनों को यदि आप मिला दीजिए तो आप कहेंगे कि AB की दूरी BC के आपस में बराबर होगा। एक रेखा को 2 बराबर भागों में हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यदि हम कहें 3 भागों में डिवाइड करने के लिए, तब उस समय क्या होगा, हम हल्का सा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उसमें आपको इस टेक्निक को अडॉप्ट करना पड़ेगा। कैसे, हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक हल्की सी लाइन खींचते हैं, जितने भागों में आपको डिवाइड करना है, जितने भागों में आपको डिवाइड करना है उतने भाग में हम इसको डिवाइड करते हैं। कंपास में कोई भी, याद रखिएगा, कंपास में कोई भी एक डिस्टेंस ले लिया और इसको हम लोग कट करते हैं, ऐसे कट किया, ऐसे कट किया, ऐसे 3 भागों में करना है, तो हमने कंपास में डिस्टेंस लेकर के B को सेंटर माना और ऐसे हम कट करते गए, ऐसे हमने कट कर दिया। अब क्या करते हैं, हम A से इसको मिलाते हैं, हल्की रेखा से A से हम इसको मिला देते हैं। अब इसी के समांतर रेखा खींचते जाते हैं। समांतर रेखा कैसे खींचेंगे, MD की सहायता से। कैसे, मिनी ड्राफ्टर में MD में आपका L शेप में होता है। आप क्या करेंगे, इसको ऐसे टेढ़ा करेंगे, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। y एक्सिस को इस रेखा के समांतर हम लोग फिट कर लेंगे। सबसे पहले हम इसको मिला देंगे, अब इसको ऐसे टेढ़ा ढीला करेंगे और y एक्सिस वाली रेखा को इसके साथ हम लोग एकदम मैच करा देंगे, और उसी पर इसको हम लोग टाइट कर देंगे, यानी आपका जो MD होगा कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इसको हम फिट करेंगे, इसी पे टाइट करने के बाद यहाँ पे रखेंगे, इधर से मिला देंगे, यहाँ पे रख करके मिलाएंगे, तो यह जो रेखा होगी ये 1, 2, 3 बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगी। तो यह किसी रेखा को n भागों में डिवाइड करने का तरीका था। तो उसी आधार पे हम इस रेखा को n भागों में डिवाइड कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया था, एक आयत खींचा था जिसकी लंबाई LOS के बराबर थी। अब इस लंबाई को हम लोग डिवाइड करेंगे। कैसे, हमने क्या किया, एक बहुत ही हल्की सी रेखा खींच दिया और कंपास में कोई भी एक डिस्टेंस लेकर के इसको कट कर लिया। जितने भागों में आपको करना है, मान लीजिए 5 भागों में करना चाहते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 भागों हमने कट कर लिया। अब यहाँ से इसको मिला देंगे,
MD को ढीला करेंगे और इस पर फिट बैठाएंगे। MD की y एक्सिस को इस पे सेट करेंगे और उसी पे टाइट कर लेंगे। अब इसके समांतर आप रेखा खींचते हैं तो सभी रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर रेखा होंगी। समांतर हो गया। अब क्या करते हैं, जहां ये कट करता है वहां से ऐसे लाइन खींच देते हैं। ऐसे लाइन खींच देंगे, हो गया। अब हम लोग कहेंगे कि यह जो रेखा होगा ये 5 भागों में डिवाइड हो गया। 5 भाग हमने एग्जांपल लिया है, ये आपको कैपिटल N भागों में डिवाइड करना है। कैपिटल N कहां से आ रहा है, ये आपका आ रहा है अधिकतम क्षमता के अनुसार। जैसे कहा जाए एक आप मापनी बनाइए जो अधिकतम 500 किलोमीटर को नाप सके, तो 500 किलोमीटर अधिकतम हो गया, तो उसको 5 भागों में हम लोग डिवाइड करेंगे तो एक खाने का मान कितना होगा, 100 किलोमीटर। तो हम इसको 5 भागों में डिवाइड कर ले रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, उसके बाद बाएं से एक ब्लॉक को छोड़कर, ऐसे जब हम खड़े हैं तो हमारा बाएं साइड होगा, तो एक ब्लॉक को छोड़कर इसका नाम देते हैं, यहाँ पर नाम देते हैं 0। एक खाने का मान जितना भी होगा, जैसे मान लीजिए 5 किलोमीटर की दूरी था, 5 भागों में किया तो यहाँ पर जाएगा आपका 1, यहाँ हो जाएगा 2, ऐसे 3 और 4। देखिए 5 भागों में किया तो वहां पे कितना आ रहा है, 4। तो ऐसे ही जब n भागों हम लोग करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, n-1, उससे एक कम आएगा। क्यों कम आएगा, क्योंकि एक ब्लॉक आपने छोड़ा हुआ है। तो हम दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, इसको हम लोग n भागों में डिवाइड करते हैं और बाएं से एक खाने को छोड़कर इसका नाम दे देते हैं 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे उसका नाम दिया जाता है। इसके बाद हम लोग अगले स्टेप में चलेंगे। अगला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 3। बाएं से छूटे हुए भाग को उपभाग में, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर उपभाग सब डिवीजन, उपभाग में विभाजित करते हैं, जिसकी संख्या मात्रक पर निर्भर करती है, जिसकी संख्या मात्रक पर निर्भर करती है। देखिए बाएं साइड से ये ब्लॉक आपने छोड़ा था, अब इसको भी हम लोग कई भागों में डिवाइड करेंगे। कितने भागों में करेंगे, यदि आपसे कहा गया कि लंबाई का मात्रक, जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, ऐसे कुछ लंबाई का मात्रक हो जाए, तब इसको याद कर लीजिए 10 भागों में डिवाइड करना है। जैसे कहा गया, जैसे आपका स्केल है, स्केल से कहा गया कि 5 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर नापना है, तो सेंटीमीटर मिलीमीटर क्या है, लंबाई है, तो वहां पे हम इसको 10 भागों में डिवाइड करेंगे। यानी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तब इसको हम 10 भागों में डिवाइड करेंगे। लेकिन यदि समय के बारे में बात की जाए तो समय में आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो देखिए घंटा और मिनट लगातार दो मात्रक हो गए, तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है। यदि इसको हम लोग 6 भागों में करें तो एक खाने का मान कितना होगा, 10 मिनट होगा। वैसे ही यदि लंबाई का होगा, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, तो इधर आपका मीटर है, तो 1 मीटर में 10 भागों में डिवाइड करें तो एक खाने का मान कितना होगा, 1 डेसीमीटर होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको कई भागों में डिवाइड करते हैं। इसके लिए फिर एक लाइन खींचेंगे और इसको यदि लंबाई के बारे में होगा 10 भागों में, कंपास लेकर के छोटा सा डिस्टेंस ले लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भागों में कर लिया। अब यहां से इसको मिलाते हैं, जैसे आप वहां पे कर रहे थे, पहले को अंतिम से मिला दिया, वैसे यहां पे मिलाएंगे। अब एमडी को इसी पे सेट करके इसी के समांतर रेखा खींचते जाते हैं। इसको हमने 10 भागों में डिवाइड कर लिया। कैसे, देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 भागों में डिवाइड कर लिया। अब जहां पर ये कट करेगा, फिर से एमडी को 0 डिग्री पे ला करके
यहाँ से वर्टिकल लाइन हम लोग खींचते जाते हैं। आपके स्केल में ऐसे ही लाइनें बनी होती है, इससे हम लोग सिंपल स्केल के रूप में कहते हैं। ये हो गया आपका सिंपल स्केल। तो ये आपका हो गया यूनिट 3 थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप के बाद हम लोग चौथे स्टेप पे चलेंगे, स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 शून्य से बाएं तरफ सबसे बड़े मात्रक को बाएं तरफ शून्य से दाएं तरफ सबसे बड़े मात्रक को बाएं तरफ छोटे मात्रक को प्रदर्शित करते हैं। कैसे होता है देखिए, यदि आपको कहा जाए कि ये 0 आपको दिख रहा है, तो 0 से इधर, तो ये आपका 0 हो गया। 0 से लेकर के दाएं साइड ये होगा आपका सबसे बड़ा मात्रक, और इसके जो बाएं साइड में होगा वो आपका सबसे छोटा मात्रक होगा, यानी छोटा मात्रक हो गया। कैसे देखिए, जैसे आपने कहा सेंटीमीटर और मिलीमीटर, तो सेंटीमीटर और मिलीमीटर आपको दो लगातार मात्रक है, तो सिंपल स्केल का प्रयोग कीजिए। और सेंटीमीटर और मिलीमीटर में बड़ा कौन है, तो सेंटीमीटर, तो 0 के राइट साइड में बड़ा मात्रक सेंटीमीटर हो जाएगा और 0 के लेफ्ट साइड में छोटा मात्रक मिलीमीटर हो जाएगा। तो इधर हम लोग बड़े मात्रक को प्रदर्शित करेंगे और इधर हम लोग छोटे मात्रक को प्रदर्शित करेंगे, यानी सेंटीमीटर इधर हो जाएगा और मिलीमीटर आपका बाएं साइड में हो जाता है। इसके बाद हम आरएफ को सबसे ऊपर अवश्य लिखते हैं। आरएफ आपको लिखना पड़ेगा। कैसे, ये आपका ड्राइंग बन गई, ड्राइंग के ऊपर हम लोग आरएफ को जरूर लिखेंगे। ये आरएफ की वैल्यू को प्रदर्शित करना होता है। ये होता है हमारा सिंपल स्केल बनाने का टोटल प्रोसीजर। कौन कौन से प्रोसेस हैं? सबसे पहले आप एक आयत बनाएंगे जिसकी लंबाई LOS के बराबर होगी और चौड़ाई कितनी होगी, 20 mm। फिर आप उसकी लंबाई को डिवाइड करेंगे कई भागों में, LOS को लंबाई को डिवाइड करेंगे n भागों में, जिसकी संख्या मात्रक पर निर्भर करती है। और बाएं साइड से एक ब्लॉक को छोड़ करके आप उसका नाम 0 1 2 3 4 ऐसे देते जाते हैं। फिर बाएं साइड से छुटे हुए ब्लॉक को भी कई भागों में डिवाइड करते हैं, उप भागों में डिवाइड करते हैं, जिसका मान मात्रक पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ पे हमने 10 भागों में डिवाइड किया है। और फिर हम 0 से दाएं तरफ सबसे बड़े मात्रक को और 0 से बाएं तरफ हम छोटे मात्रक को प्रदर्शित करते हैं। ये होता है टोटल स्केल बनाने का तरीका। और जब ये बन जाता है तो सबसे ऊपर हम लोग आरएफ को जरूर लिखते हैं। ओके, थैंक यू।